हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोल्यूशन बाय सौरभ। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। बहुत दिन से काफ़ी सारे बच्चों को मैसेज आ रहे हैं कि सर परावर्तन और अपवर्तन में काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें डाउट में रहती हैं, कुछ डिफिनेशन से जो अक्सर हम भूल जाते हैं। तो हमने आपको पहले बताया था कि आपको जो पुराना ढर्रा चल रहा है पढ़ने का, रटना नहीं है, आपको चीज़ों को समझना है। अगर उसमें कोई फार्मूला है तो फार्मूला के थ्रू हम डिफिनेशंस बनाएंगे। अगर उसमें कोई फार्मूला नहीं है, उसमें कोई फिगर है तो उसके थ्रू हम डिफिनेशन बनाएंगे। जब हम डिफिनेशन हमको बनाना पता होगा तो हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारी काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं आज की श्रृंखला बिना समय गवाए और कम समय में बहुत ज़्यादा सीखने की। तो इसको शुरू करने से पहले हम जानते हैं प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसके द्वारा हम चीज़ों को देख सकते हैं। क्या प्रकाश हमको दिखाई देता है? तो हमारा आंसर आता नहीं, प्रकाश हमको दिखाई नहीं देता है, बल्कि प्रकाश के द्वारा हम अन्य चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे कोई अंधेरा कमरा है, उसमें बहुत सारी वस्तुएं रखी हैं तो आपको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन आप टॉर्च जिस वस्तु पे डालोगे वही आपको दिखेगा, यानी वहां से परावर्तित होकर आपकी आंखों तक वो लाइट आई और हमको प्रकाश दिखा, यानी प्रकाश के थ्रू हमको वस्तु दिखी। प्रकाश से रिलेटेड हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे वायुमंडल में और आसपास बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, अद्भुत घटनाएं, जैसे तारों का चमकना प्रकाश के थ्रू, इंद्रधनुष के सुंदर सुंदर रंग दिखना प्रकाश के थ्रू। इसी आपकी श्रृंखला में आपको पढ़ना केवल परावर्तन और अपवर्तन। तो देखते हैं प्रकाश का परावर्तन एक्चुअल में होता क्या है। तो परावर्तन की जो परिभाषा है, हम कहते हैं आप उसको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आप जो हम डायग्राम यहाँ पे बना रहे हैं बस आप इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। आपने क्या लिया? ये है कांच। क्या है ये? कांच। कांच का आपने पृष्ठ लिया और इसके एक पृष्ठ पर क्या कर दी? पॉलिश। बिल्कुल नेचर की तरीके से। देखिए फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान है, भौतिक यानी नेचर, सब नेचर है, नेचर से जाने। आपके घर में जो शीशा रखा है, आप उस शीशा को देखिएगा निकाल के, उसके पीछे पॉलिश मिलेगी। यानी आपने कांच लिया और कांच के ऊपर क्या कर दी? पॉलिश, यानी चमकदार तल हो गया। यानी जब पॉलिश कर दिया तो कल इसका तल कैसा हो गया? चमकदार व चिकना तल। इसका तल कैसा हो गया? चमकदार व चिकना तल। अब क्या होगा? देखिए, माना एक प्रकाश किरण आई, एक प्रकाश किरण आई, ओके, और इससे टकराई। नीचे पॉलिश है तो यहां पर क्या हुआ? टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट गई। खूब ध्यान से सुनिएगा, आपको परिभाषा याद हो रही है। ये आपकी जो प्रकाश किरण आई, इसको आपने क्या बोल दिया? आपतित किरण। क्या बोल दिया इसको आपने? आपतित किरण। जो किरण आपकी परावर्तित होके गई उसको आपने क्या बोल दिया? परावर्तित किरण। ठीक है। इसके मध्य से आप लोगों ने एक लंब डाला। क्या डाला इसके मध्य में? एक लंब। आपको पता है कि लंब हम हमेशा 90 डिग्री पे डालते हैं, तो लंब डाला। इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया, इसको बोल दिया गया अभिलंब। क्या बोला गया इसको? अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना उसको बोला गया आई, और आपतित किरण और परावर्तित किरण, सॉरी, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बना उसको बोल दिया हमने आई। इस आई को हम बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। इस आर को हम बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। अब देखिए क्या है परिभाषा, क्या परिभाषा बनी हमारी? ये आपकी प्रकाश की किरण है। अब आपको इतना तो पता ही होगा कि जो आपकी प्रकाश किरण, जो आपकी किरण आ रही है वो प्रकाश की तो किरण होती है। तो क्या बोलेगा? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने व चमकदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या हमने बोला? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने व चमकदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इस प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम हैं? दो नियम। वो दो नियम भी आपके सामने हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, बस आपको ढूंढना है। परिभाषा आपकी क्या बनी? फिर से देखिएगा। जब कोई प्रकाश की किरण, अगर आपको याद करना है कि आपको यही आप एम लेके बैठे हैं कि आज के बाद हमें प्रकाश का परावर्तन पढ़ना ही नहीं है, तो आप साथ में बोलिएगा। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने व चमकदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम हैं।
वो दोनों नियम क्या है? पहला नियम आपका कहता है कि जो आपका आपतन कोण होता है आई, आपतन कोण यानी आई, वो अपवर्तन कोण आर के क्या होता है? बराबर। ये पहला नियम हमारा ये कहता है कि आपका आपतन कोण आई परावर्तन, और यहाँ पे परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। पहला नियम आपका क्या है कि आपका आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। दूसरा नियम देखिएगा, दूसरा नियम भी आपका इसी में इंक्लूड है, बहुत साफ साफ दिख रहा है। वो क्या है देखिएगा, आपतित किरण, ध्यान से सुनिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और इस बिंदु को बोलते हैं, इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। तो फिर से बोलिएगा साथ में, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। कैसे सुनिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही बिंदु पर, एक ही तल पर स्थित होने चाहिए। यानी देखिए, आपतित किरण भी यहीं से जा रही, परावर्तित किरण भी यहीं से जा रही, अभिलंब भी इसी पे खींचा है। वो बिंदु क्या है? आपतन बिंदु। ठीक है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होने चाहिए। यही प्रकाश के परावर्तन के नियम है। आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियमों सहित लिखिए। तो आपने प्रकाश का परावर्तन लिखा कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने व चमकदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर या एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। यही आपके प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो परावर्तन के बाद आपकी डिफिनीशन आती है गोलीय दर्पण। एक टर्म आता है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण एग्जैक्ट में क्या है ये बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं। तो उसको समझने के लिए आप एक चीज देखिए, जैसे कि आपके पास एक गोला था, ठीक है, आपके पास क्या था? एक गोला था। अब ये गोला है किसका? ये गोला है आपका कांच का। कैसा गोला है? खोखला। एक आपके पास गोला था, वो कांच का कैसा गोला था? खोखला गोला था। आपने क्या किया? इस खोखले गोले को आपने कट कर दिया। आपने इस खोखले गोले के यहां से कट मार दिया, एक कट आपने यहां पर मार दिया। जब आपने इसको कट किया तो आपकी दो चीजें निकली। ये वाला हिस्सा निकला आपका यहाँ पर, जो आपने इधर कुछ ऐसे बना लिया। ये वाला हिस्सा आपका निकला, वो आपने कुछ ऐसे बना लिया। यही तो आपके दर्पण है। आप इसको एक को उत्तल दर्पण, एक को अवतल दर्पण पढ़ते हो। तो देखिए क्या है गोलीय दर्पण की परिभाषा, इसको समझते हैं। इसी रफली फिगर से हमने कहा था, किसी चीज को अगर आप फिगर से समझते हो तो बहुत अच्छे से चीजें समझ में आती हैं। तो देखिए क्या होगी इसकी परिभाषा। तो गोलीय दर्पण, आप गोलीय दर्पण की परिभाषा लिख रहे हो, तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग होता है। फिर सुनिएगा, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर हम कर देते हैं पॉलिश। इसके एक पृष्ठ पर क्या कर देते हैं हम? पॉलिश। इसके एक पृष्ठ पर हम पॉलिश कर देते हैं और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि सपोज आपने इसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी, इधर दूसरा पृष्ठ कैसा हो गया? परावर्तक। आपने इसमें इसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी, दूसरा पृष्ठ क्या हो गया? परावर्तक। अभी हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि कौन सा उत्तल दर्पण है, कौन सा अवतल दर्पण है, हम बात कर रहे हैं गोलीय दर्पण की। तो फिर से सुनिएगा, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर हम पॉलिश कर देते हैं और दूसरे पृष्ठ को हम परावर्तक बना देते हैं। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की। तो कुछ नहीं है, बस जो आपने गोलीय दर्पण में पढ़ा सेम आपका वही उत्तल और अवतल में मिल जाएगा, बस हल्की सी लैंग्वेज का ही फर्क है। ठीक है, जैसे कि आपने क्या किया, कुछ इस तरह से बनाया है, ठीक है, और इसके ऊपर आपने सपोज यहाँ पे पॉलिश कर दी। अभी आपको कुछ नहीं पता कि कौन उत्तल है कौन अवतल है, कोई दिक्कत नहीं,
कंफ्यूजन होता है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आज के बाद नहीं होगा। आपने एक पृष्ठ इस तरह से बना दिया और इसके आपने अंदर वाले पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया, ठीक है। एक आपने पृष्ठ ऐसा बनाया, आपने उधर बाहर पॉलिश कर दी, एक पृष्ठ आपने ऐसा बनाया कि आपने उसके अंदर पॉलिश कर दी। तो देखिएगा, उत्तल, एक आपका क्या होता है उत्तल, एक होता है आपका अवतल। तो इस टर्म को समझते हैं, एक आपका होता है उत्तल दर्पण, एक आपका होता है अवतल दर्पण, ठीक है। अब देखिए, उ माने उत्तल और उ माने उभरा हुआ पृष्ठ, यानी ऐसा दर्पण जिसके हम उभरे पृष्ठ से परावर्तन करते हैं, वो उत्तल दर्पण कहलाता है। और अवतल में आप दबे पृष्ठ से करते हो, यानी आपने बाहर पॉलिश जिसमें की वो आपका हुआ अवतल, और आपने अंदर पॉलिश जिसकी की वो आपका हुआ उत्तल। नहीं, उभरे पृष्ठ से प्रतिबिंब बनेगा, आप देखिएगा किस तरह से, ठीक है। यानी आपका जो प्रकाश किरणें टकराएंगी वो कुछ इस पे टकराएंगी, इसमें क्या है, आपकी जो प्रकाश किरणें टकराएंगी इसके उभरे पृष्ठ से टकराएंगी और इधर परावर्तित हो जाएंगी, इसमें परावर्तन इधर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जब दबे पृष्ठ से परावर्तन हो तो अवतल, जब उठे पृष्ठ से परावर्तन हो तो उत्तल, ठीक है। यानी अवतल दर्पण की परिभाषा आ जाए तो अवतल दर्पण गोली दर्पण के कटे हुए हिस्से का वह भाग होता है जिसके उठे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर देते हैं और दबे हुए पृष्ठ को परावर्तक बना देते हैं। आपने गोली दर्पण में एक पृष्ठ पर पॉलिश बोला था, एक पृष्ठ को परावर्तक बोला था। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण की बात आएगी तो उस एक पृष्ठ को आप स्पेसिफाई कर दोगे कि जिसके उठे हुए पृष्ठ पर पॉलिश करते हैं या दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश करते हैं। उठे पर पॉलिश करेंगे तो अवतल और दबे पर पॉलिश करेंगे तो उत्तल। आई थिंक आपको ये चीज भी आराम से समझ में आ गई होगी। अब आपके इंपॉर्टेंट चीज आती है, एक इंपॉर्टेंट टर्म आपका आता है दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ये चीजें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम कर देती हैं। तो समझ, हमने एक अवतल दर्पण बना लिया, ओके, और इसमें देखते हैं कौन कौन सी आपकी मुख्य मुख्य परिभाषाएं होती हैं, उनको हम याद करते हैं। तो आपकी सबसे पहली जो परिभाषा होती है वो होती है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव हम एक एक परिभाषा को फिगर के हिसाब से बहुत आसानी से समझेंगे। तो दर्पण का ध्रुव जो आपका होता है वो बच्चे यहां पर होता है P। अब देखिए इसकी क्या परिभाषा आप बना पा रहे हो, ये आपका दर्पण है, इसके बीच में है, यानी गोली दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या आपको इसको याद करने की आवश्यकता है? बस आपको ये पता होना चाहिए कि P हमारा कहाँ है। तो क्या परिभाषा बनी, गोली दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे ध्रुव कहते हैं। ये परिभाषा नहीं अच्छी लगी, दूसरी बना लेंगे कि गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का, भाई है तो ये परावर्तक पृष्ठ यहाँ से लेके यहाँ तक, उसका जो मध्य बिंदु होता है वो दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ये भी नहीं परिभाषा अच्छी लगी तो हम इसको देख लेते हैं। इस पूरे को बोलते हैं द्वारक। तो गोली दर्पण का जो द्वारक है, द्वारक का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। आपकी जो इच्छा हो वो परिभाषा आप लिख के आ सकते हैं। दूसरी परिभाषा आपकी होती है, पहली आपकी हो गई दर्पण का ध्रुव, दूसरी परिभाषा हो गई मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष को भी देख लेते हैं, हालांकि आगे पीछे परिभाषा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको चीजें पता होनी चाहिए। तो मुख्य अक्ष क्या है? एक्चुअल में आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक सब कहानी क्या है, मुख्य अक्ष है। तो इसमें मुख्य अक्ष को समझने के लिए हम इसमें देख ले, यहाँ पर आपकी होती है फोकस दूरी, समझेंगे क्या है, या आपकी होती है वक्रता त्रिज्या, समझेंगे क्या है। अब देखते हैं मुख्य अक्ष क्या कहलाती है। तो मुख्य अक्ष क्या है, ऐसे बनाइए परिभाषा कि वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब हम परिभाषा देखते हैं, एक एक टर्म को समझते हैं, वक्रता केंद्र की देखते हैं कि आखिर ये वक्रता केंद्र हमने जो टर्म यूज किया है इसकी एग्जैक्ट डिफिनीशन क्या है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र को समझने से पहले आप थोड़ा रफली यहाँ पर देखिए कि अगर यहाँ पर कोई आपका वृत्त है तो इस वृत्त का कहीं न कहीं कोई ना कोई केंद्र तो होता है, ठीक है। और यहाँ पे गोली दर्पण एक्चुअल में है क्या, गोली दर्पण इसी कटे हुए गोले का भाग ही तो है, यानी इसका केंद्र भी तो वही होगा केंद्र। अगर हम यहाँ पे प्रकार रख के इस गोले को पूरा करें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ पे इसको प्रकार रख के इस गोले को पूरा करने की कोशिश करें
ठीक है, इस तरह से। तो इसका केंद्र वही तो मिलेगा जो गोले का केंद्र होगा। तो वही परिभाषा बनी है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसका केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। फिर से सुनिएगा, गोलीय दर्पण जिस कटे हुए गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब देखिए, वक्रता केंद्र हमने पढ़ा सी, तो इस सी के साथ साथ हम आर को भी निपटा लें, यानी वक्रता त्रिज्या। एक आपकी परिभाषा क्या बनती है जाके, वक्रता त्रिज्या। बिल्कुल आपको यहाँ से याद होके जाएगा, बस आपको केवल एक ही प्रॉमिस अपने आप से करना है आपको कि इस वीडियो को पूरा देखना है। और एक प्रॉमिस हम कर रहे हैं आपसे कि आपको इस वीडियो के बाद लाइट में, प्रकाश में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो क्या हुआ, हमने कहा कि वक्रता त्रिज्या की परिभाषा बताइए। तो सेम परिभाषा, बस केंद्र की जगह त्रिज्या ट्रांसफर कर दीजिए कि गोलीय दर्पण जिस कटे हुए गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। आप ये सर मजा नहीं आया, इतनी बड़ी डेफिनेशन हम बार बार याद करें। तो हमने कहा लो दूसरी परिभाषा लीजिए आप। भाई वक्रता केंद्र से लेके ध्रुव के बीच की तो दूरी तो त्रिज्या कहेंगे हम। तो परिभाषा बनाइए कि दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, देखिए दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब आपने कहा यस सर, अब हमको चीजें समझ में आई, ठीक है। अब आपका परिभाषा आती है मुख्य फोकस। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन आपको बता रहे हैं, मुख्य फोकस। अब मुख्य फोकस की परिभाषा याद करना बच्चों के लिए इतना बड़ा टास्क होता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और हल्की सी यहाँ पे थोड़ी सी चेंज है। तो बच्चों को इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं इस मुख्य अक्ष की परिभाषा को याद करने में कि कोई सीमा ही नहीं है। तो देखते हैं इसको किस तरह से हम बहुत आराम से याद कर सकते हैं। तो देखिए, हम दोनों ही आपको एग्जाम्पल देते हैं। ये आपका क्या है, अवतल दर्पण, ठीक है, देखा आपको। ये आपका क्या है, यहाँ पे बना देते हैं उत्तल दर्पण। देखिए ये आपकी क्या है इसमें मुख्य अक्ष, ये भी आपका क्या है इसमें मुख्य अक्ष, ओके। अब देखिए, प्रकाश किरण, आपने वस्तु को सपोज प्रकाश किरण आपके मुख्य अक्ष के समांतर चली, दो प्रकाश किरणें यहाँ से चली, दो प्रकाश किरणें यहाँ से भी चली, यहाँ पर भी आपकी दो प्रकाश किरणें आपकी यहाँ चली दिस में, और दो प्रकाश किरणें आपकी यहाँ चली, ठीक है। पॉलिश आपने, ये आपका अवतल दर्पण है तो आपने पॉलिश ऊपर कर दी, ये आपका उत्तल दर्पण है तो आपने पॉलिश इसके दबे पृष्ठ पर कर दी। अब देखिए क्या होता है, आपको पता है कि अब प्रकाश होगा हमारा परावर्तित, इधर पॉलिश है तो प्रकाश परावर्तित हो गया इधर, इधर पॉलिश है तो प्रकाश परावर्तित हो गया इधर, ये परावर्तित होकर आ गया इधर, और ये परावर्तित होकर चला गया इधर, ठीक है। ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, एरो बता रहे हैं कि प्रकाश आपका उधर जा रहा है, ये एरो बता रहे हैं कि परावर्तित होकर ये अपने रास्ते वापस लौट रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परावर्तित होकर प्रकाश इधर भागा, यहाँ पर भी परावर्तित होकर प्रकाश इधर भागा, यहाँ पर परावर्तित होकर प्रकाश इधर भागा, यहाँ पर परावर्तित होकर प्रकाश इधर भागा। जब हमने इसको आगे की ओर हल्का बनाया तो ये सभी प्रकाश आपके एक बिंदु पर मिलेगा, ठीक है। ये सभी प्रकाश हमारे एक बिंदु पर, प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलेगा। बस इसी बिंदु को ही जहाँ पर मिलते हैं उसे ही हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब देखिए इसकी परिभाषा आप किस तरह से याद कर सकते हो। हमने कहा ना, ये आप डायग्राम अपने मन में बिठा लीजिए। देखिए किस तरह से करेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, चाहे आपका उत्तल हो चाहे अवतल हो, ठीक है, यहाँ पे लिख भी देते हैं। ये आपका क्या है, अवतल दर्पण, ये आपका क्या है, उत्तल दर्पण। बहुत प्यार से सुनिएगा, बहुत आराम से सुनिएगा, सब समझ में आएगा। मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए मुख्य अक्ष के पैरेलल है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, भाई दर्पण है तो परावर्तन ही होगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती है, ध्यान सुनिएगा, इसमें आपकी किरणें जाती हैं तो यहाँ पर आपकी गई नहीं, आती हुई प्रतीत हुई है। तो जिस बिंदु से होकर जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं उसे ही हम दर्पण का मुख्य फोकस यानी एफ कहते हैं। समझ में आया आपको? फिर से सुनिएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात
जिस बिंदु से होकर जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इस मुख्य फोकस में कभी कभी पूछ सकता है कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बताइए। तो अवतल दर्पण के लिए आप इसका यूज नहीं करोगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आपस में मिलती हैं उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, और जब आती हुई मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब आपकी इसके बाद एक डिफिनेशन बची है, उसको भी देख लेते हैं। वो आपकी है फोकस दूरी। क्या डिफिनेशन है आपकी? फोकस दूरी। ये फोकस दूरी आपकी होती है यहां से लेके यहां तक के बीच की दूरी। तो इसको बना दीजिए कि दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं हैं इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप एक बार एक साथ में मेरे साथ इसको रिवाइज करिए। दर्पण का ध्रुव, तो किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मुख्य अक्ष, दर्पण के वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस कटे हुए गोले का कटा हुआ भाग, जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस कटे हुए खोखले कांच के कटे हुए खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या वक्रता त्रिज्या की आप परिभाषा लिख सकते हो, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य फोकस, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस दूरी की बात करें, दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण के फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, इसमें आपके किरण आरेख होता है कि अगर आपका प्रतिबिंब अनंत पे रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु आपकी वक्रता केंद्र पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो किरण आरेख की अलग से सेपरेट वीडियो बना के अपलोड फिर से कर देंगे जिसमें आपको ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अब बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन की और आपका चैप्टर खत्म होता है। इसमें हम केवल थ्योरी ही कवर कर रहे हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन की वीडियो नेक्स्ट पार्ट 2 में आएगी। ओके, अपवर्तन को स्टार्ट करने से पहले इसमें दो चीज़ें और देख लेते हैं। एक आपकी परिभाषा आती है रेखीय आवर्धन की। तो रेखीय आवर्धन की परिभाषा भी बच्चे याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, एग्जाम के समय पर भूल जाते हैं और सब उनका स्वाहा हो जाता है। तो इसको भी आपको बिल्कुल भी रखने की जरूरत नहीं है। आप फार्मूला याद करिए। फार्मूला आपका है m बराबर I बटे O बराबर -v/u। ये आपका फार्मूला। इसमें से आपको इसकी परिभाषा अगर याद करनी है तो इसको याद करने के लिए आप केवल इतना याद रखिए कि जो m है वो आपका I/O के इक्वल होता है। यहाँ पर समझने वाली बात है I को हम बोल सकते हैं इमेज को बोल सकते हैं प्रतिबिंब की लंबाई। I यहाँ पर क्या डिनोट करता है? प्रतिबिंब की लंबाई। O को बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु की लंबाई। ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु होता है, वस्तु की लंबाई। अब देखिए रेखीय आवर्धन क्या कोई बड़ी चीज है? क्या परिभाषा बनी कि किसी दर्पण के द्वारा, भाई दर्पण के द्वारा ही तो प्रतिबिंब बनेगा, किसी दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से लिखते हैं और नीचे प्यारा सा ये सूत्र लिख दीजिएगा, आपके 2-3 नंबर पक्के हैं। अगर आपसे पूछ दे दर्पण का रेखीय आवर्धन तो आप कहेंगे किसी दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को उसका रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से लिखते हैं, m बराबर I/O बराबर -v/u। कैसे आया ये, इसकी चर्चा करेंगे किसी अन्य वीडियो में। इसमें आपकी एक और चीज आती है चिन्ह परिपाटी। जब आप न्यूमेरिकल लगाते हो तो आपके सामने दी होता है कि किसी दर्पण के सामने 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, इसकी फोकस दूरी इतनी है, वक्रता त्रिज्या इतने है, तो वस्तु की लंबाई बताइए, है ना, प्रतिबिंब की लंबाई बताइए, रेखीय आवर्धन बताइए। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है, बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि f बराबर 2 दिया है तो प्लस का लें माइनस का लें, v हम प्लस का लें माइनस का लें। तो उससे निपटने के लिए आपको चिन्ह परिपाटी अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको चीजें प्रॉब्लम नहीं करती है। तो इस चिन्ह परिपाटी के लिए देखते हैं क्या आप ऐसा ही करिए। आप नंबर सिस्टम पढ़े हो मैथ में, तो नंबर सिस्टम में आपने देखा है बीच में होता है 0, इधर वाली सभी डिजिट किसकी होती है? माइनस की, और इधर वाली सभी डिजिट होती है हमारी प्लस की। अब आप अच्छे से इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। ये आपका क्या है? एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे आपकी क्या होंगी कि आपकी जितनी इधर वाली चीजें हैं वे सब माइनस की होंगी, यानी माइनस माइनस माइनस
माइनस माइनस, यानी आप ऐसा इसको समझिए। अभी और अच्छे से इसको देखते हैं कि आप किस कीजिए, यहाँ पर आपका कोई दर्पण रखा है बिल्कुल इस तरह से, जो ध्रुव आपका क्या है मुख्य अक्ष पर हो, इधर भी आपका दर्पण कुछ इस तरह से रखा है, आप इस तरह से समझिए। अब आपको चीजें बहुत क्लियर होंगी, ठीक है। यानी इधर की सभी आपकी वस्तु जो भी रखा होगा, आपका फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या सब किसका होगा, माइनस का होगा। इधर की सब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या सब किसका होगा, प्लस का होगा। अब आपको अच्छे से रिलेट कर पाए इसको, और इधर वाली सब चीजें किसकी होंगी, आपकी प्लस की होंगी। ओके, गॉट इट। लेकिन अब प्रॉब्लम होती है सबसे ज्यादा कि ऊपर और नीचे के लिए क्या सीन करें। तो ऊपर और नीचे के लिए बात करें जब हम, तो आप ध्यान से देखिएगा कि आप जब किसी बॉल को या किसी चीज को आप ऊपर की ओर फेंकते हो तो उसकी दूरी आपसे प्लस में जाती है। यानी अभी आपने फेंका तो आपके पास थी, फिर दूरी बढ़ी 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 बढ़ी, और जब नीचे गिरना शुरू करती है तो उसकी दूरियां कम हो जाती हैं। नहीं, आप ऐसे इसको याद करिए कि ऊपर जाने पर दूरी हमेशा आपसे किसी वस्तु की बढ़ेगी, और जब दूरी बढ़ेगी तो हमेशा किस में आएगी, प्लस में आएगी, और नीचे आने पर वो दूरी हमेशा आपकी घटेगी। ठीक है, दूरी आपकी कैसे घटेगी, घटेगी। इसको आप जो मैथ में आप पढ़ रहे थे उससे भी रिलेट कर सकते हो। पहला चतुर्थांश आपका प्लस प्लस का होता है, दूसरा आपका चतुर्थांश प्लस माइनस का होता है, तीसरा वाले दोनों माइनस के होते हैं, चौथा वाला आपका दोनों, एक माइनस का दूसरा प्लस का होता है। हालांकि ये चीज हमने मैथ की भी आपके देखिए यहाँ पे जोड़ दी, जिससे आपको चीजें जो भी डाउट रहा होगा वो भी क्लियर हो गया होगा। तो आप फिर से देखिएगा कि जब हम चिन्ह प्रॉपर्टी की बात करें तो इधर नंबर सिस्टम की बात करें, इधर चीजें माइनस की होती हैं, इधर चीजें प्लस की होती हैं। ऊपर जाते हैं तो दूरी हमेशा बढ़ती है, और नीचे आने पर वो दूरी हमेशा कम होती है। तो इधर की माइनस, इधर की प्लस, ऊपर की प्लस, नीचे की माइनस। चिन्ह प्रॉपर्टी भी आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं, ठीक है, परावर्तन आपने पढ़ा, बात करते हैं अपवर्तन की। अपवर्तन में आपके दो केस होते हैं, दोनों केसों के वन बाय वन अच्छे से समझते हैं। जैसे कि आप गेस कीजिए कि आपके सामने कोई एक कांच है, ओके, ठीक है, दो आपके पास क्या है, कांच है। अब हम इस पे पॉलिश नहीं करेंगे, पॉलिश कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, परावर्तन, इसका हम पॉलिश नहीं करेंगे। ठीक है, अब माना कोई एक प्रकाश की किरण आपकी आई, ओके, प्रकाश की किरण आपकी आई, यहां पर आपको तो पता है कि आपका क्या होगा, अभिलंब होगा। इतना इधर बना लेते हैं कि प्रकाश की किरण हमारी कोई आई और यहाँ पर हमारा क्या है, कोई अभिलंब है। तो देखिए एक बार क्या होगा, आपकी प्रकाश किरण अभिलंब के दूर जाएगी, एक बार क्या होगा, आपकी प्रकाश किरण अभिलंब से पास दूर जाएगी। ये दोनों चीजें कब होती हैं, कैसे होते हैं, जानते हैं। ये चीज तब होगी आपकी, अगर साइंस की भाषा में हम बात करें, ये चीज तब होंगी, देखिए माध्यम होते हैं, माध्यम आपकी कान से वायु में जा रही है, कहाँ से कहाँ जा रही है, तो उसके लिए देखते हैं। अगर बाहर का माध्यम आपका कैसा है, सघन, बाहर का माध्यम आपका कैसा है, सघन, और जिसमें जा रही है वो आपका माध्यम कैसा है, विरल। इधर आपका अपोजिट होगा, इधर का माध्यम कैसा होगा, विरल, ओके, और इधर का माध्यम आपका कैसा होगा, सघन। तो देखिए विरल और सघन से क्या तात्पर्य है, विरल और सघन से तात्पर्य है कि जैसे कि हवा की बात करते हैं हम, तो हवा के कण दूर दूर होते हैं जल की अपेक्षा, जल के कणों की बात करते हैं, जल के कण दूर दूर होते हैं कांच की अपेक्षा। यानी सघन, यानी कोई पदार्थ कितना दृढ़ हो रहा है ना, उसकी जो घनत्व है कितना बढ़ रहा है। तो सबसे कम हवा, फिर जल, फिर कांच, फिर हीरा। ठीक है, हाँ, तो इसमें आप देखते हैं कि हम किस तरह से याद कर सकते हैं। पहले हम इसकी प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा बनाते हैं। ठीक है, ये आपकी क्या है, आपतित किरण, उसमें भी आपकी आपतित किरण थी, यहाँ पर क्या है, आपतित किरण। इधर आपका क्या है, ये अपवर्तित किरण, आपकी क्या हो गई, अपवर्तित किरण। सेम आपका इधर आपका क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण, और इधर आपकी क्या होगी, अपवर्तित, अपवर्तित किरण। अब देखिए बनाते हैं परिभाषा, ये आपका क्या है, अभिलंब, सेम वही चीज। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ध्यान सुनिएगा, डायग्राम से ही, फिगर से ही आपको परिभाषा याद करनी है, रटनी नहीं है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। यानी इसको जाना चाहिए था सीधे, इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरण का अपने मार्ग से विचलित होने की घटना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। फिर से सुनिएगा, सामने डायग्राम पे नजर देखिएगा और सुनिएगा, ठीक है, इसको देखिएगा, हमें नहीं,
जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। विचलित या तो दूर जाएगी या पास आएगी। तो प्रकाश की किरण का अपने मार्ग से विचलित होने की घटना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अपवर्तन के आपके दो प्रकार का होता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करती है तो विलंब से दूर जाती है, और जब विरल से सघन में प्रवेश करती है तो विलंब के पास आती है। अब सबसे बड़ा टास्क बच्चों के लिए होता है कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। ऑप्शन ए अविलंब से दूर हटेगी, ऑप्शन बी अविलंब के पास आएगी, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों के लिए वहां पे सबसे बड़ा टास्क हो जाता है कि हम इस पर टिक किस पे करें। तो हमने इसको भी नेचर से जोड़ दिया। हमने सघन को बोल दिया अमीर, सघन को क्या बोल दिया अमीर, विरल को क्या बोल दिया गरीब। बिल्कुल आपने ये सब फील किया होगा, बस बिल्कुल उसी से रिलेट कर देते हैं। विरल आपका क्या है गरीब और सघन आपका क्या है अमीर। अब पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा कि कोई गरीब आदमी ने, ओके इसको हाईलाइट कर दें, कोई गरीब आदमी ने क्या किया, अमीर आदमी को काट दिया कि हमारे यहाँ शादी है आप आइएगा। तो क्या अमीर आदमी उसके यहाँ पहले से आएगा या पता चला उसके यहाँ पे खाएगा पिया कि नहीं? कोई क्या होगा, अगर गरीब अमीर को बुला रहा है तो वो आएगा, सीधे अपने व्यवहार से मतलब रखेगा और सीधे अपने घर निपट लेगा। कुछ ज्यादा ही अगर अमीर है, हैसियत से ज्यादा है, तो गाड़ी से भी पता चला ना उतरा, ड्राइवर आया, व्यवहार किया, चला गया, ठीक है, व्यवहार ही करने बड़ी बात है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जब सघन आदमी यानी अमीर आदमी गरीब आदमी के यहाँ जाएगा तो वो क्या करेगा, जैसे ये आपकी देखिए जो अभिलंब है, इसको आप मानिए उसका घर मानिए, खाने की प्लेट मानिए, बढ़िया यहाँ पे सब आइटम लगे हैं एक एक करके बढ़िया सुंदर सुंदर। तो वो क्या करेगा, इससे उसको कोई मतलब नहीं है, वो आएगा व्यवहार करेगा सीधे निकल लेगा। यानी अमीर गरीब के यहाँ जाएगा, सघन विरल के यहाँ जाएगी तो हमेशा अभिलंब से दूर भागेगा। बिल्कुल क्लियर है। अब यहीं पे अपोजिट कर दें कि किसी अमीर आदमी ने किसी गरीब को बुलाया तो उसकी कोशिश रहेगी कि भाई बुलाया गया है, जाना है, 10 दिन पहले से जाएगा बढ़िया से, है ना, पूरी फैमिली के साथ जाएगा, हर एक काम में हाथ बटाएगा, फिर जब खाने की बारी आएगी तब भी बढ़िया से खाएगा, फिर शादी के 2-3 दिन बाद जाएगा कि भैया आराम से जल्दी करो। कहने का तात्पर्य है कि वो उसके घर से मतलब रखेगा, खानों से व्यंजन से मतलब रखेगा। तो जब अमीर आदमी सॉरी गरीब आदमी अमीर के यहाँ जाएगा तो अविलंब की ओर झुकेगा। तो याद हो गया आपको, सघन इज इक्वल टू अमीर, विरल इज इक्वल टू गरीब, ठीक है। तो जब सघन माध्यम से प्रकाश किरण विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी, और जब विरल माध्यम से प्रकाश किरण सघन माध्यम में जाएगी तो विलंब की ओर झुकेगी। आई थिंक आपको अब प्रकाश के अपवर्तन के जो दो सीन थे जिसमें आपको अक्सर कन्फ्यूजन रहा करती थी वो दूर हो चुकी है। अब प्रकाश के अपवर्तन के आपके नियम भी हैं। जिस तरह से आपने परावर्तन के नियम पढ़े थे उसी प्रकार से अपवर्तन के भी कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। तो परावर्तन का जो दूसरा नियम है वही अपवर्तन का पहला नियम है। उसमें आपका I बराबर R था, इसमें I बराबर R कहीं से नहीं हो सकता है। तो परावर्तन का जो दूसरा नियम है वही इसका पहला नियम है। क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। देखिए तीनों एक ही तल पर स्थित हैं। क्या आपने पहला नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। अब इसका पहला नियम तो आपने पढ़ लिया, दूसरा नियम इसका क्या है? दूसरा नियम को इसको बोलते हैं स्नेल का नियम। चाहे आपका स्नेल का नियम पूछ दे आपसे, चाहे आपका प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम पूछ दे, एक ही बात है। स्नेल को नियम को भी हम याद रखेंगे अपने फार्मूले से। n बराबर स्नेल का नियम होता है साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। स्नेल का नियम आपको शायद वहां पे दिख ना रहा हो, यहाँ पे लिख देते हैं। n बराबर क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर। अब इसको याद करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि साइन को हम इंग्लिश में बोलते हैं JR, कॉस को कोज्या, आई आपको पता है आपतन कोण, आर आपको पता है अपवर्तन कोण। तो परिभाषा बनाते हैं कि किसी माध्यम में आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। परिभाषा बनाइए, किसी माध्यम में आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात अपॉन में है तो अनुपात एक नियतांक रहता है। n से नियतांक याद कर लीजिए कि फिर से बोलिएगा, सुनिएगा, साथ में बोलिएगा। तो क्या बोला आपने कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे पहले माध्यम के सापेक्ष
दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यही स्नेल का नियम है। आपको हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का चैनल का और टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक दिया है, आप उससे जुड़ जाइए, आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। तो फिर से बोलिए, आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यही स्नेल का नियम है। और इससे रिलेटेड आपके वो आते हैं किरण आरेख। हम आपको पहले बता चुके हैं कि कौन सी वस्तु कहाँ पे रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसके हम आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। अपवर्तन की बहुत सारी घटनाएं होती हैं। आपको तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं, वो भी अपवर्तन के द्वारा दिखती हैं। आप क्या करना है, कांच के गिलास में थोड़ा सा पानी भर लेना, उसमें पेंसिल डाल के देखना, आपको पेंसिल तिरछी तिरछी दिखेगी, वो भी प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। आज की वीडियो में बस इतना है, इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए सोल्यूशन बाय सौरभ के साथ। थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव। मिलते हैं जल्दी।